हाँ भाई, ये पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अंदर जा रही है वाली। तो मैं तुम्हें बहुत सिंपल सी बात ये बोलता हूँ कि अगर मैं पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड लाइन को तोड़ता हूँ तो इसका एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक आएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्योंकि फील्ड लाइन सीधी नहीं टेढ़ी जाती है, तो एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि पृथ्वी ऐसे कितना खींच रही है और ऊपर कितना खींच रही है, वो सारी बात है। लेकिन इन कारणों को कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यार ये खेल ऐसे समझ में आता ही नहीं है, कितना भी चिल्ला लो, कितने भी 3-5 कर लो, कोई फायदा नहीं। इसलिए खेल सुनना सही सही। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ध्यान रखना, एक भी सवाल इनसे बात नहीं होगा। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म is root 3 times the horizontal component. Find the angle of dip. ये है find the angle of dip। एक काम करें, जब इस सवाल करने वाले हैं उससे पहले एक बहुत छोटी सी अच्छी सी बात, एक बात सभी लोग एंगल ऑफ डिप पढ़ लें। तो तुमने लिखा है 2 दिन पहले, एंगल ऑफ डिप किसे कहते हैं, बस रीड कर लो, बस ऐसे रीड कर लो। एंगल ऑफ डिप क्या चीज है? The angle made by the magnetic field lines with the horizontal component of earth magnetism is called angle of dip। कहीं पे लिखा होगा, ध्यान से पढ़ें। मिल गया एंगल ऑफ डिप। अच्छा सुनो, एंगल ऑफ डिप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? टेन डेल्टा से डेल्टा बना हुआ है। तो इसका आंसर निकाल दोगे? पहले ये बताओ, तो इसका आंसर निकाल सकते हो कि नहीं होता? तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मतलब ये सवाल पेपर में आ जाए तो तुम किस सोच के साथ एंट्री करोगे कि यार ये तो मैंने कभी पढ़ाई नहीं है, व्हाट इज एंगल ऑफ डिप। सॉल्यूशन देखना, खेल खत्म। वर्टिकल कंपोनेंट रूट 3 टाइम्स है किसके? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के। तो बी वर्टिकल को अगर मैं और बी इसको मैं x मान लेता हूं, तो वर्टिकल कंपोनेंट है रूट 3x। ये वाला कंपोनेंट x है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना है? रूट 3 टाइम्स है उसके। अगर मुझे एंगल ऑफ डिप यानी कि ये निकालना है, तो tan डेल्टा इज इक्वल टू b वर्टिकल अपॉन में b हॉरिजॉन्टल, यानी ये रूट 3x अपॉन में x, और इससे काटेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा? tan डेल्टा इक्वल टू रूट 3। सवाल क्या जवाब? tan रूट 3 कब देता है? खत्म। एंगल ऑफ डिप आ गया 60 डिग्री। इसे सवाल कहते हैं। ये बेसिक से पॉइंट, मतलब ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जिस टाइम पे तुम लोग उनको पढ़ रहे हो अभी, अगर नहीं करे तो कोई कॉलम ही नहीं है कि ये वाले सवाल हो। अभी तुक्का मार देगा या छोड़ देगा। कितना बड़ा खेल है, ध्यान से वो देखो। वर्टिकल कंपोनेंट 3 गुना ज्यादा है किसके? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के। तो तुम्हें छांट के सवाल लिखाए जा रहे हैं, जिससे तुम्हें कुछ बात समझ में आएगी। अच्छा, एंगल ऑफ डिप उसे कहते हैं कि पृथ्वी के साथ में बनने वाला जो एंगल है, कोई भी कंपोनेंट पृथ्वी के साथ में कितना एंगल बनाता है, उसको एंगल ऑफ डिप कहते हैं। एग्जैक्टली दैट इज एंगल ऑफ डिप। कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पृथ्वी के एच के साथ में, एच यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल है, दैट इज एंगल ऑफ डिप। निकालना कितना आसान है, लेकिन ये भी नहीं होता। ये ना होने का रीजन तुम समझ सकते हो। जैसे तुमसे थोड़ी देर पहले मैंने पूछा कि आंसर निकालो, नहीं निकलेगा ना, बस वही मेन चक्कर पड़ता है इसके अंदर। अगला ध्यान सुनेंगे, मैं दोबारा बोलूंगा तुमसे, ये वाला हो जाएगा क्या? एंगल ऑफ डिप का दूसरा नाम क्या लिखा है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एक और लिखा उसमें एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। 2 एंगल है ना। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन किसके बीच का एंगल है? ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अगला सवाल वहां से निकाल के लाता हूं। एक छोटी सी बात और सुन लो, अगर मैं इसी के अंदर कुछ ऐड कर दूं नया, तो नया ये है कि फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जहां पर एंगल ऑफ डिप ये सब बन रहा है, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड। उस जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालो। नेट निकालने का कौन सा फॉर्मूला है बताओ? नेट निकालने का फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला। इसी का नेट निकालता हूं मैं। अगर इसी का नेट निकाला जाए तो नेट निकलता है अंडर रूट में बी वर्टिकल का स्क्वायर प्लस के बी एच का स्क्वायर। एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना कि चैप्टर 5 में से आने वाले सवाल सब यहीं से टूटेंगे। अगर वो रिंग वगैरह के नहीं है, एंगल वगैरह के सवाल है, टेप इंक्लिनेशन सवाल है, सबके सब यहीं से आते हैं।
नेट निकालते हैं हम। ये वर्टिकल का कंपोनेंट वैल्यू कितनी है, रूट 3x, तो रूट 3x का स्क्वायर कर दोगे तो 3x स्क्वायर, और h की वैल्यू कितनी है x, इसका करेंगे तो x स्क्वायर, यानी कि आंसर निकल के आ जाएगा रूट 4x स्क्वायर, आंसर 2x। ये भी है। अभी ये वैल्यूज में जो एंट्री करेगा तब बढ़िया जाएगा, उसकी चिंता मत करो, लेकिन काम की कहानी सेट कर लो। एंगल वाले जितने भी सवाल है, इंटेंसिटी, सस्पेक्टिविटी, वो सब के सब यहीं से निकलने हैं, ठीक है, उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। सस्पेक्टिविटी क्या चीज है, किसी मैग्नेट के बारे में वो ज्ञान जो बताता है कि मैग्नेट अट्रैक्शन करेगी, रिपल्शन, इसीलिए टाई मैग्नेटिक में एक्स की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव, पैरा में होगी पॉजिटिव और फेरो में होगी हाईली पॉजिटिव। ये एक्स वो चीज जो मैग्नेट के बारे में बताएगी। मैं थोड़ा सा रैपिड मोड में हूँ फिलहाल, तो ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगला सवाल सुने, ये डब निकालने के लिए दिखा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2, छाट छाट के द डिक्लिनेशन, पहली बार डिक्लिनेशन को पढ़ लो जब तक मैं सवाल लिखूं। द डिक्लिनेशन ऑफ, द डिक्लिनेशन एट ए प्लेस, एट ए प्लेस इज 12 डिग्री वेस्ट ऑफ, पूरा पढ़ लो कि कैसे लिखते हैं, ईस्ट और वेस्ट लिखते हैं किस किस तरह से, पूरा पढ़ लो ध्यान से। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन किसे कहते हैं, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ की वेस्ट में 12 डिग्री है। फाइंड इन वॉट डायरेक्शन, किस दिशा में, फाइंड इन वॉट डायरेक्शन ए शिप शुड स्टीयर, स्टीयर जानते हो, स्टीयरिंग होती है जैसे स्टीयरिंग, उसका काम क्या, मोड़ना, तो किस दिशा में उस शिप को स्टीयर किया जाए, सो दैट it reaches a place due east, वो ईस्ट की तरफ ना तो कर पाए, 12 डिग्री का डिक्लिनेशन है उसके अंदर, ठीक है। स्पेस मतलब स्पेस का शिप पे एक वो होता है कैप्टन, जो शिप को चलाता है, वो गंवारा आदमी नहीं होता, ठीक है, इस बात का पूरा ध्यान रखें। मतलब पानी के बीच, मतलब समुद्र में खड़े हैं, चारों तरफ कुछ पता नहीं है, तुम दिशा का पता किससे लगाओगे, किधर मोड़ोगे, एक आध अगर ऊंची ऊंची लहरें आ गई तो गूगल कहाँ जाना है, दिखाई नहीं दिया ना, मतलब सब हम सन को फॉलो करेंगे। सन मान ले बादल आ गए तो घंटे 2-4 घंटे के लिए नहीं देखे, बारिश हो गई बाई चांस समुद्र में, फिर अब क्या करोगे, अब सब ढूंढते जाएंगे शिप को जहां पर ही बन करेगा, किनारे पर पहुंचे ना पहुंचे, पेट्रोल खत्म कर दें, अंटार्कटिका हो जाएंगे सीधे, वहां से दोबारा चक्कर लगाएंगे, जीवन खत्म कर लेंगे अपना। तो सवाल बहुत सिंपल सीधा सा है कि अगर तुम्हें सोचने को मिल जाए अच्छी कहानी का, अच्छी खासी कहानी कि 12 डिग्री वेस्ट का डिक्लिनेशन है, पहली बात ये बताओ कि डिक्लिनेशन किसे कहते हो, एंगल बिटवीन किस किस के बीच में, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। तो काम की बात ये है कि किस दिशा में हम कंपास मतलब शिप को मोड़ें कि वो नॉर्थ में आ जाए, बस इतना सवाल है। तो सवाल का जवाब सुने, अगर मैं तुम्हारे सामने ये लिखता हूं कि भाई देख, हम लोगों ने बेसिक तौर पे तो पढ़ा है ना कि ऊपर वाला कौन सा होता है, नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, ये वाला ईस्ट और ये वाला वेस्ट। 12 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के वेस्ट में 12 डिग्री, नॉर्थ के वेस्ट में 12 डिग्री, नॉर्थ की वेस्ट में। तो सवाल ये कि हम ईस्ट की तरफ के लिए अपने कंपास को कितना डिग्री मोड़ेंगे, ये सवाल है, ईस्ट की तरफ। जवाब दोगे, देख के जवाब दोगे। फिलहाल शिप यहाँ पे ईस्ट माना, कितना मोड़ना है,
फिलहाल शिप यहाँ पे है, तुम शिप में कभी मत जाना है। बोलो बोलो। 102 हम इधर है, 102 उड़ेंगे ईस्ट में आ जाएंगे, खत्म हो गया आंसर, छोड़ो आगे। इसको कहते हैं डिक्लिनेशन। अब बात है वाई डिग्री वेस्ट लिखा है, कुछ और लिखा होता है ईस्ट है वेस्ट, तो उसके हिसाब से घुमाओ। और वो जो बोले कि मतलब मान लो अभी तो मैं तुमसे ये बोल रहा है, अगर मैं तुमसे कहता कि नहीं नहीं वेस्ट में लाना है, अब कितना मोड़ोगे, तो गोल घुमा के मोड़ोगे नहीं ना। शिप को यूटर्न क्यों लगवाएंगे, सीधी सीधी बात है, जब यहाँ से इधर आ जाओ 78 ले जाओ वेस्ट में पहुंच जाएगी, तो बोले साउथ में लेके जाना है तो पास से पहुंचो, 78 प्लस 90 कितना बैठेगा, 168 डिग्री। तो कुल मिला के बस बात ये कि अगर तुम्हें ईस्ट में लेकर आना है उसको, तो सीधे से जवाब निकल के आ जाएगा 102 डिग्री। आंसर कैसे निकाला भाई, एक बात है तो वो था प्लस में कितना 90 डिग्री, तो आंसर निकल के आ जाएगा 102 डिग्री। सवाल की गहराई समझो, सवाल बड़ा नहीं है पर छोड़ के आते हैं। क्यों छोड़ के आते हैं, अंदाजा ही नहीं है कि ये डिक्लिनेशन लगता कहाँ पे है। डिक्लिनेशन यहाँ लगता है ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में लगता है, और एंगल ऑफ डिप वो चीज नहीं है। एंगल ऑफ डिप मैग्नेट के बीच में एंगल है, ये ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का एंगल है। मैंने तुम्हें ईस्ट बोला, कल को सवाल तुमसे हो सकता है कि भैया सीधे नॉर्थ में आना है, उसका जवाब दे दे, वेस्ट में जाना है उसका जवाब दे, साउथ का जवाब दे दे, तो कोई भी जवाब हो सकता है, पर दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हम पढ़ेंगे और पता नहीं सभी क्या पूछ रहा है, इस भावना के साथ सवाल को छोड़ जाएंगे। हालांकि छोटी छोटी चीजें हैं। अगला तीसरा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट जो है खत्म कर दिया। ठीक है भाई, अगला। अब इसमें जाने क्यों पूछा है, पर मैं फिर भी कह देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, ए शिप इज सेलिंग, ठीक है, शिप इज सेलिंग। कल मैंने बालक को सेंटेंस बोला कि कुछ बोला था, मैं याद करता हूँ, डज ही नॉट सेल बुक्स, यही था शायद। मतलब सेल सब कौन सा सेल, सी डबल एल लगाना है क्या, मैं लगा दे, सी डबल एल ही लगा दे तू। यार सेल में भी बताना पड़े कि कौन सा सेल लगाना है, अब बुक से समझ में नहीं आ रहा, बुक तो बेचने की बातें चलेंगी। इज सेलिंग ड्यू वेस्ट, सेलिंग ड्यू वेस्ट, कंटेनिंग, कंटेनिंग, कंटेनिंग नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू ए Mariners compass, according to the Mariners compass, ठीक। if the declination, if the declination, if the declination of that place is, of that place is, declination की वैल्यू हमेशा ऐसे दी जाएगी, इसमें लिखा होगा ईस्ट वेस्ट करके लिखा होगा, declination is 18 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक। तो सवाल ये है कि व्हाट इज द ट्रू डायरेक्शन ऑफ द शिप, व्हाट इज द ट्रू डायरेक्शन ऑफ द शिप, व्हाट इज द ट्रू डायरेक्शन ऑफ शिप, शिप की डायरेक्शन क्या है ये पता लगाना है। तो पहले तो काम करो, डायग्राम बनाओ, ऐसे लाइन खींचो और खेल खींच दो।
आगे पहली बात तो ये तुम्हारे पास भाई नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये वाला ईस्ट और ये वाला वेस्ट। हाँ भाई 18 डिग्री कहाँ पे? ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट में 18 कैसे जाओगे? नीचे से नहीं नापते, ऊपर से नापता, ऊपर से। तो नॉर्थ के ईस्ट में चले जाएंगे 18 डिग्री। ये हो गया भैया इसका हिसाब किताब, ठीक है। 18 डिग्री, तो ये उसका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। अब ये पूछ रहा है कि भैया बताना शिफ्ट कौन सी डायरेक्शन में, एग्जैक्ट ये बता दो शिफ्ट कौन सी डायरेक्शन में, ये बताना, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप निकल के आ गया, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डिप नहीं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन निकल के आया। शिफ्ट की एग्जैक्ट डायरेक्शन पूछी गई है, क्या होगी। अब सवाल नहीं है, सवाल तो मन का प्रश्न है कि साहब एंगल दे तो दिया, डायरेक्शन क्या बताऊं हमने इसमें, अब तो दे दिया। अब डायरेक्शन कैसे बता, डायरेक्शन बतानी है तुम्हें किस तरह से, वो सुनो। तुमने एक चीज पढ़ी वेक्टर का प्रोजेक्शन, मतलब वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब जैसे ये वाला एरो में यहां से इसको यहाँ उठा के ले आऊं तो ऐसे आ जाएगा। ये वाली शिफ्ट जमीन से कितने एंगल ऊपर है? यहाँ से, मतलब ये वाला एंगल तो 18 हो गया ना, यहाँ से कितना एंगल ऊपर है? 72 डिग्री। ये एंगल कहां से नापा तुमने? वेस्ट से। किसकी ओर नापा है? नॉर्थ की ओर। तुमने एंगल नापा वेस्ट से 72 और नॉर्थ की ओर नापा, तो यहाँ से 72 डिग्री है टुवर्ड नॉर्थ, डायरेक्शन से लगेगी 72 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, इसकी डायरेक्शन है शिफ्ट की, खत्म। एंगल नीचे से नापा 72 और ऊपर ही हो गया है तो नॉर्थ, बस खत्म हो गया। छोटे छोटे सवाल, काम के सवाल हैं, लोग उनमें फंसते हैं क्योंकि फंसने वाली चीजें हैं। हालांकि क्वेश्चंस की कोई सीमा नहीं है, पर तुम लोग जानबूझ के बस मैग्नेटिक एलिमेंट वाले सवाल कर रहे हो, एंगल वाले क्वेश्चंस कर रहे हो, क्योंकि बाकी सब थोड़ी सी बात की पहुंच होगी इस चैप्टर में। अगला तो शायद मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दूंगा, तुम आंसर दे ही देना अपने यहाँ पे चुपचाप। इसे हटा दूं, कुछ नहीं करना है सवालों में, उस सवाल से, लेकिन इतना टाइम वो सॉल्यूशन में नहीं होता ना, ठीक है। ये वाला तुम अपने आप निकाल दोगे जहां तक है। The vertical and horizontal component of Earth magnetic field is 0.2 Gauss and 0.3464, ठीक है। The vertical and horizontal component of Earth magnetic field is, Earth magnetic field is 0.2 and 0.2 G Gauss, ऐसा कुछ नहीं आ गया। एंड 0.3464, 3464 की क्या है, चलो कोई नहीं, 3464 जी रेस्पेक्टिवली। सबसे पहली काम की चीज तो ये फाइंड एंगल ऑफ, फाइंड एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप अलग चीज है, एंगल ऑफ डिप को अपन लोग क्या बोलते हैं पता है? दैट इज ये एंगल ऑफ डिप है, उसको निकालने के लिए 10 लगता है। और एंगल ऑफ वो डिक्लिनेशन अलग चीज है, वो ज्योग्राफिक मेरिडियन है और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल है, डिप एंड मैग्नेट के बीच वाला एंगल। तो एंगल ऑफ डिप फाइंड करना, और उसके फाइंड करना फाइंड द नेट, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। चलो निकाल दो ये वाले तो पक्का एट दैट पॉइंट, और इसके आंसर्स हैं करने के बाद बताऊंगा। चलो मैंने पूरी मॉडल एबीसी में बात बहुत करी है कि जैसे अगर इसके अंदर 60 सवाल हैं, 60 में से 55 ऐसे हो जाते हैं एक बार में पढ़ते, तुम लोग जब करते बैठोगे 5 ऐसे होंगे जो थोड़ा टाइम लगाते हैं, सीखने सुनने समझने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, पर दिक्कत ये कि वो 5 पहले आ जाते हैं।
पहला नहीं होगा, चलो कोई बात, दूसरा भी नहीं हुआ, चलो बालक हिम्मत करेगा, तीसरा भी नहीं, फिर हिम्मत करेगा। कब तक करेगा? आज के बाद ही तो होने थे, वहीं छोड़ जाता है। आगे एंगल आ गया, पता इसका वर्टिकल कंपोनेंट कौन है? बी, बी की वैल्यू कितनी? 0.2 जी, और इसका एच कंपोनेंट कौन है? 0.3464 जी। और उसका टेन डेल्टा कैसे निकलेगा? बी वर्टिकल अपॉन में बी हॉरिजॉन्टल। अगर इसको निकाल देंगे तो बी वर्टिकल की वैल्यू 0.2 और इसकी 0.3464। अभी कुछ कटपिट के आंसर बनेगा तो बता दो। कोई वैल्यू पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितनी जीरो जाएंगी? 3, और यहाँ पर आ जाएगी 1 जीरो, काट देंगे इसको भी, तो पास में 10 डेल्टा निकल के आ जाएगा 2 बटे में 34 64। इसने ऐसे आंसर एंगल दिया 30 डिग्री, तो बताता हूँ क्यों दिया 30 डिग्री, वो सुनना क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे का। इन्हें कट शॉर्ट कर लेंगे, जब कट शॉर्ट करेंगे तो 10 डेल्टा निकल के आ जाएगा 100 बटे में 2 से काटा मैंने 70 32। अब मैं अच्छे से काट दूंगा इसको, 4 से 25, 4 चौक 16, 4 तिये 12, 4 तिये 12, और इसको द्वारा डिवाइड दिया 433 से 25 को डिवाइड दिया है। किसी पे डिवाइड का कोई तरीका इसका? पॉइंट लगेगा तो 0, फिर 0 लगा के 0, और लगभग कितना 4 बार। अच्छा मैं तुम्हारा हूँ, क्या तुम्हें डिवाइड करना जरूरी नहीं? मैं तो 30 मिलाने के चक्कर में लग गया, नहीं मिलाना मुझे। डेल्टा इज इक्वल टू में 10 इनवर्स 25 बटे में 400, फिर किसको चुपचाप चले जाए यहाँ से, हो गया तुम्हारा काम बस। ये तो पूरा डिवाइड नहीं करना, निकल के आ गया आंसर, तुम कब तक सॉल्व करोगे इसको? लेकिन एक काम करके बताओ कि नेट कैसे निकालेंगे? बी नेट कैसे निकलेगा? अंडर रूट वर्टिकल का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो अगर किसी के आंसर की वैल्यू आ गई हो तो बता दो, ये तो शायद अच्छा आएगा, इसने सब बोला आंसर। 0.2 का स्क्वायर किसी के दिमाग में आता है? हमारे टीचर है राकेश पांडे जी, हिंदी पढ़ाते हैं, उन्होंने एक बार पूछा था 0.9 का स्क्वायर रूट, कोई तुक्का मारेगा? 9 का स्क्वायर, 0.9 का स्क्वायर रूट, आगे खुशी कट तक के तुक्का, तुक्का मारने, तुक्का पता थोड़ी होता है। उन्होंने क्लास में एक जलने वाला स्टेटमेंट कह दिया, बहुत से लोग जल गए उसे सुन के, मर गए वहीं पे। मैं आग मैं लगा दी। उन्होंने कह दिया कि अगर ये शिवम पे नहीं हुआ तो फिर किसी पे नहीं होगा, ऐसा कह दी। हम 8 में थे उस टाइम। इसका आंसर है 0.9। छोटी मोटी कैलकुलेशन। उस दिन पॉइंट वाले स्क्वायर रूट को इतना घोटा कि यार जीवन भर याद रहे कि पॉइंट में रूट, पॉइंट में स्क्वायर, ये सब कैसे निकलता है। क्या उस टाइम पे तो क्लास करते थी ना। 0.2 का स्क्वायर 0.04, पहली चीज तो ही। और अगर तुम्हें बात समझ नहीं है तो सीधी सीधी कहानी 0.2 का इंटू 0.2 से किया तो नहीं 4 पॉइंट, क्या डिजिट बाद? 2 डिजिट बाद, 1 2 और पॉइंट, उसके बाद दोबारा से। अब मैं तब से बस यही सोच रहा इसने इतना बड़ा नंबर दिया क्यों है, जाने क्यों दिया, मैं नहीं करूंगा, मैं बस 3 लिखूंगा भैया यहाँ पे। 3 का स्क्वायर 0.9, और जब इसको जोड़ेंगे तो बना देंगे इसको 0.94 13। अब 13 का रूट क्या होता है उसको बताने से पहले मैं तुम्हें नीचे लगवाता हूँ 100 लगते, तुम लोग कुछ बातें सेट कर लोगे। 13/100 सबको नीचे वाले 100 का रूट का अंदाजा तो होगा 10। 13 का रूट किस किस के बीच में आता है? लगभग 9 का रूट 3 और 4 का रूट 16 का रूट 4। तो 16 का 4 है तो 3 शायद उसके थोड़ा आसपास बैठेगा। वैसे तो मैंने वैल्यू काफी कम ले ली है, ये 3.5 था, 3.5 लेके करते ज्यादा अच्छा रहता, पर ठीक है। इसका आंसर मैंने लगभग बोलते हैं 3.8 के आसपास, 10 से डिवाइड करेंगे 0.38 लिख दिया। अब मैंने 38 लिखा, तुम 3.7 लिख के 3.6 लिख के 3.5 लगा के ब्रैकेट में अप्रॉक्स भी लिख देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काम की बात है कि सवाल बनाने के 2 मेन रीजन है। सबसे पहला रीजन कि एंगल पूरा काट के नहीं मानेंगे कि एक सवाल आता है उसी पे लगे हुए पूरे पेपर में, एक करके मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। छोड़ के आओ उसको यहाँ पर, और ऐसे कैलकुलेशंस को कर लिया करें। हालांकि मैंने ऐसे किया, तुम लोग ट्राई कर सकते हो, ज्यादा भी रफ मत चलना, मतलब 3 की जगह 35 लें और स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 0.1225 1225। इसमें 4 जोड़ने पर आ जाएगा कुछ 16, और 16 का रूट लगभग 4, मैं इसको 4 लिख देता हूँ। चलो 3.4 के अप्रॉक्स
कोई बुराई नहीं है सवालों को ऐसे करने में, लेकिन करने हैं वो बात ध्यान से सामने से देखते हुए चलो। मैं सीधे से नहीं दे सकता तुम्हें सवाल। अगला कहा था कि तुम अगले का उत्तर निकाल दोगे कंफर्म। नंबर 5वां, SC कौन सा कंपोनेंट हो गई? ठीक है, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज 1 upon root 2 times 1 upon root 2 times root 3 times is its vertical component, its vertical component। सबसे पहली चीज तो ये है। उसके बाद में फाइंड करना क्या क्या वो सुनो। फाइंड द एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस, फाइंड एंगल ऑफ डिप, डिप में और डिक्लिनेशन में जमीन आसमान का अंतर है। एंड अगला, व्हाट इज द रेशियो ऑफ horizontal component to the net magnetic field, to the total magnetic field at that point, to the total magnetic field at that point। निकालने भाई, at that point कहाँ तक आंसर आ जाना चाहिए। टोटल कैसे निकालोगे वो तुम्हें पता है, एंगल कैसे निकालेंगे वो समझ में आना चाहिए, कौन किसका रूट 3 टाइम्स है वो पुट करो, आंसर निकालो।
आएगा कुछ आंसर आ गया क्या? एंगल ऑफ टिप की वैल्यू क्या निकली है? एक मिनट, पहली बात तो एच सी 1/√3 है वर्टिकल कंपोनेंट का, तो पहले मानते हैं वर्टिकल कंपोनेंट को क्या मान लिया है एक्स, तो ये वाला क्या निकलेगा 1/√3x, ये वाला 1/√3 है। उसके बाद में अगला काम का पॉइंट है कि टेन डेल्टा टिप कैसे निकलेगा, वर्टिकल ऊपर और h नीचे, तो वर्टिकल की वैल्यू x और इसकी वैल्यू 1/√3x, ये √3 ऊपर जाना चाहिए यानी कि √3 x कट जाएगा, तो टेन डेल्टा की वैल्यू निकली √3, एंगल कितना आएगा 60 डिग्री। पहली काम की बात तो ये। दूसरी काम की बात क्या पूछा वो सुनो, रेशियो निकालना किस किस का, h का और टोटल एंटीपीड का। अब टोटल कैसे निकलता है, टोटल √ वर्टिकल का स्क्वायर प्लस के h का स्क्वायर, तो वर्टिकल का स्क्वायर बोलो, वर्टिकल कितना है x स्क्वायर, और इसका करेंगे तो यानी कि x² में 3 एलसीएम 3 और 1 4 स्क्वायर, यानी तुम्हारे पास में आ जाएगा टोटल निकल के आएगा √ में 4x² में 3। अगर 4 का रूट x² का x और √3 का कुछ नहीं होना, तो कुल मिला के 2x बटे में √3, ये निकल के आया टोटल। अब रेशियो किसका फाइंड करना वो सेट कर लेते हैं। अगर रेशियो अपन लोग निकालना चाहते हैं तो रेशियो निकालने के लिए कौन से एक तो ये वाला और दूसरा कौन सा टोटल, तो इसकी वैल्यू बताओगे तो वो निकल के आ जाएगी कितनी 1/में √3x और अपॉन में टोटल। इसको वैसे जब कॉपियों में लिखते हैं ना पेपरों के टाइम पे, तो BH अपॉन में B नेट ऐसे लगा दो कि वो वाला कंपोनेंट और टोटल वाला कंपोनेंट ऐसे करके। उस वाले की वैल्यू कितनी है 1 में √3x और इस वाले की वैल्यू कितनी है 2x अपॉन में √3। सीधी सीधी बात है कि √3 से √3 x से x कटेगा, आंसर कितना 1/2 बोले तो 1:2, ये आंसर है। सवाल कठिन नहीं है, कुल मिला के बात ये कि हाँ थोड़े से नए हैं, अलवेले हैं थोड़े से, अगर पहली बार में पढ़ जाए तो आदमी घूमता तो है, मतलब हिम्मत नहीं करेगा करने की, बस इतनी सिखानी है। चलो हिम्मत में घुमाता हूँ। अगला सिर्फ ये 4-5 सवाल ना कुछ इस लेवल का कॉन्फिडेंस दे देते हैं कि हाँ हो जाएगा। डिपोर्टिकुलेशन को बहुत बड़ा चक्कर नहीं है, समझ में आता है हल्का फुल्का, बहुत बड़ी कहानी नहीं है। At 52 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन किसे कहते हैं, व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन? पानी बोतल रख के लाओ, फ्लोटिंग सी हो गई कुछ। ढक्कन का मालिक कहाँ है? अच्छा ये सवाल लिख रहा हूँ। At 52 डिग्री from the magnetic meridian, from the magnetic meridian, magnetic meridian, a magnetic needle mix, a magnetic needle mix in a vertical plane, in a vertical plane makes an angle of 45 degree with the horizontal, तो भूल ही गया with the horizontal। अगर मैं इस सवाल के डायग्राम में उतर जाऊं तो मैं तुम्हारे रहे सही दिमाग का आत्मा कर दूंगा कुल मिला के। फाइंड द एक्चुअल एंगल ऑफ टिप, फाइंड द एक्चुअल एंगल ऑफ टिप। मैं सवाल भी ना एक आध दो पढ़ के ये नहीं आएगा कि क्या क्या रहा है, इसका मतलब क्या, मतलब तो से मतलब नहीं है, आंसर निकालने से मतलब है, सीधी सीधी बात ये है।
हाँ, तुम ये वाला डायग्राम पक्का बनते हो देखोगे, पक्का कन्फर्म। इनका मतलब समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें इस डायग्राम के माध्यम से एक चीज बताऊंगा, ध्यान से देखना, ठीक है? उसके लिए पसंद आधा क्यों है इसमें? तो दो बता। पहला ये वाला डायग्राम, इसका इस सवाल से कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरा अगर एक काम की चीज समझो तो समझ में आएगी। तो मैग्नेटिक इक्वेटर और ज्योग्राफिक इक्वेटर में डिफरेंस दिखाई देता है। ये जो एनजी लिखा है वो कौन सी एक्सिस है और एसटी कौन सी एक्सिस है? ज्योग्राफिक एक्सिस। और एनएम और एसएम कौन सी है? मैग्नेटिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में कितने का फर्क है? 11.3 डिग्री। नंबर याद रखें ध्यान से। ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक के बीच में 11.3 डिग्री के कोण का अंतर पाया जाता है, सबसे पहली चीज। अच्छा, अब इसी कहानी को यहाँ पे सेट किया है, मतलब मैं तो बताऊं, ये जो है ना, ये यहाँ सेट किया है। अब कैसे सेट किया वो समझना। एक बात बताओ, ये जो ज्योग्राफिक एक्सिस है, ज्योग्राफिक मेरिडियन कैसे बनता है? ज्योग्राफिक मेरिडियन कैसे बनेगा? तो ऐसे बनेगा कि अपने पास में कोई एक लाइन जो इससे काट के जाए ऐसे करके परपेंडिकुलर, वो होगा ज्योग्राफिक मेरिडियन। और मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे बनेगा? यानी कि एक लाइन जो इसको आधा काट के जाए, इस वाले हिस्से को, जो ब्लैक वाली लाइन से आधा काटेगा वो कौन सा मेरिडियन है? ज्योग्राफिक। और जो ब्लू वाली लाइन को मैग्नेट वाली काटेगा वो कौन सा है? मैग्नेटिक मेरिडियन। और ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा, यानी कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और इसी डायग्राम को यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं, अगर तुम्हें दिख जाए तो। पहली बात, एक ऐसी लाइन, एक ऐसा प्लेन, कुछ ऐसा कल्पना करो कि यहाँ से बीच में से आर पार काट के जाता हो, वो कागज है, एक ऐसा कागज। ये वाला कौन सा है? ज्योग्राफिक मेरिडियन, जो इसको बीच से काट रहा है। फिर एक और है जो इसको इस वाली काट रहा है, नीली वाली को, ये कौन सा है? मैग्नेटिक मेरिडियन। और दोनों मेरिडियन के बीच बनने वाला एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और इसी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को यूं दिखाया गया है, ये वाला ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और दोनों के बीच का एंगल। ये मैग्नेटिक मेरिडियन, अगर तुम सामने इसमें पढ़ा हुआ भी देख लो, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये वाला ज्योग्राफिक मेरिडियन और दोनों के बीच का एंगल, जो एंगल थीटा है, उसको यूं लोकेट करते हैं इस तरह से। खैर, डायग्राम मुझे कुछ और दिखाना था, ये कंप्लीट है, बस दिक्कत है इसमें। थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है बस इन चीजों का। ये एंगल ऑफ टिप वगैरह का हल्का फुल्का चक्कर जितना दिमाग में रहता है, बस हल्का फुल्का सुनने वाला सिस्टम। ये तो सेट होगा, चलो मैग्नेटिक पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल वगैरह ये सब ठीक है। इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, ये डिप नीडल, ये क्या चीज है वो सुनो। एंगल ऑफ डिक्लेशन कोई बड़ी चीज है, डिक्लेशन वही था, 11.3 डिग्री था, दोनों के बीच का एंगल, वो तो हो गया 11.3 डिग्री। ये सुनो, अगर हम यहाँ पे मैग्नेट को रख दें, पृथ्वी के इस सारे सरफेस पे मैग्नेट को रखें, तो मैग्नेट कितना एंगल मुड़ती है? वो वाला एंगल। यहाँ रखे तो कितना, यहाँ रखे तो कितना, यहाँ रखे तो कितना। मैग्नेट की पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर कितना एंगल है, उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ टिप।
मैग्नेट को लटका दें तो पृथ्वी के अलग अलग जगहों पे वो कितना कितना एंगल मुड़ती है, उसको एंगल ऑफ ड्रिफ्ट कहते हैं। और डिक्लिनेशन क्या चीज है? ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल वो थीटा है, डिक्लिनेशन। और ये जो मैग्नेट के अलग अलग एंगल है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ ड्रिफ्ट। किसी मैग्नेट को अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो कितना एंगल पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ बनाती है, उसको ड्रिफ्ट कहते हैं। दिमाग में बस इतनी बात हल्की फुल्की चली जाए, हालांकि मुझे खुद जब इस कहानी को कराना नहीं है तो मैं क्यों हल्का फुल्का दिखा देता हूँ बीच बीच में। सुनो सवाल पढ़ ले एक बार ध्यान से, पढ़ी ले, बाकी तो फिर सुनना नहीं। मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल के साथ में 45 का एंगल बनाती है। जो एंगल मैग्नेटिक नीडल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। जो नीडल बनाती है, सुई बनाती है लटकने पर, वो डिप है। एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में बनाया। और मैग्नेटिक मेरिडियन की जो वैल्यू बताई है वो कितनी बताई गई है? 52 डिग्री। व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन? वो प्लेन जो पृथ्वी को बीच से काट के जा रहा है मैग्नेटिक एक्सिस से। अब तुम इस सवाल का ना सीरीज से सॉल्यूशन देखो। पहली बात, डिप इज इक्वल टू बी वर्टिकल अपॉन में बी हॉरिजॉन्टल। पहली चीज तो ये सबको आइडिया है इसका। अच्छा, इसमें अगली काम की बात, मुझे एक्चुअल में एंगल ऑफ डिप फाइंड करना है। ये वाला एंगल ऑफ डिप एक्यूरेट रहेंगे क्योंकि ये कुछ वर्टिकल प्लेन वगैरह को मिक्स कर रहा है, ऐसा इस सवाल का कहना है। मैं सवाल पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूं बिल्कुल भी, मैं आंसर निकाल दूंगा, लेकिन इसका तुम्हें क्या करना है वो सुनो। ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन का हिसाब किताब कभी भी देगा, जो कि इसी का ही देगा, किसी और का देगा भी नहीं, मैग्नेट के एंगल में इसी का हिसाब किताब देगा। तब तुम्हें यहाँ पे बी अपॉन में बी एच कॉस थीटा और लगा देना है, इसी का देगा हिसाब किताब। मतलब ऐसा मान लो कि ऐसा सवाल है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि याद सा कर लेना फिलहाल के लिए, तो कभी पढ़ेगा तो यही सामने आ जाएगा डायरेक्टली, वरना कुछ आएगा नहीं। ऐसा कुछ हिसाब किताब है इसमें। और इसमें क्या अंतर है? ये कौन सा एंगल है? डिप। और ये कौन सा एंगल है? मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ बनने वाला एंगल है ना। आपको पूछना बहुत गलत है, जवाब निकलेगा ही नहीं। ये तो बहुत भारी सवाल हो गया ना, हल्के हल्के सवाल जवाब निकलते। ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? हो गए नेगेटिव टू पॉजिटिव। उसकी यूनिट क्या होती है? इन जो मुंह देखिए, कोई बता दे, कोई भाई उसी का सीएम कूलम मीटर। उत्सुकता नहीं है पहले जवाब देने की। खैर, इस खेल को समझो। मुझे एक्चुअल में एंगल ऑफ डिप निकालना है, तो एंगल ऑफ डिप यानी कि tan डेल्टा निकालने की प्रोसेस वाकई में क्या है? बी वर्टिकल अपॉन में बी हॉरिजॉन्टल। अगर मैं ये निकाल देता हूं तो मुझे एंगल ऑफ डिप मिल जाएगा। सीधी सीधी बात ये है, और कुछ खास नहीं करना मुझे, ठीक है। मैग्नेट जो एंगल बनाती है उसको भी डिप कहते हैं, पर ये एक्चुअल में डिप नहीं है, तो मैंने इसको बस रिप्रेजेंट कर दिया डैश से। ये असली डिप नहीं है। मैं जो वैल्यू आती है उन्हें पटक दो, बस छोड़ो। क्या मतलब इस बात का वो सुनो। जैसे कि तुम्हें एंगल ऑफ डिप फिलहाल कितना दिया है? 45 डिग्री। तो वर्टिकल कंपोनेंट नहीं पता, एच नहीं पता, कॉस में थीटा की जगह पे मेरिडियन आएगा 52 डिग्री। इसको उधर जाके भेज दो। 1045 कितना होता है? 1, यानी कि 1 मल्टीप्लाई में cos 52 इज इक्वल टू बी वर्टिकल अपॉन में बी हॉरिजॉन्टल। cos 52 का आंसर लगभग बताओगे? cos 60 का बता दो, छोड़ो। cos 60 लगभग कितना देता है? 1/2, यानी कि कम करेंगे तो 0. डिवाइड देंगे तो cos 60 का आंसर कितना होता है? cos 60 का आंसर होता है 1/2, यानी कि 0.5। cos 90 का आंसर 0। तो cos की वैल्यू एंगल बढ़ने पर 60 से 90 हो गया, वैल्यू 5 से कम हो गई, मतलब घटती है, cos घटता है। तो अगर अपने पास में cos 52 होगा तो वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी, 5 नहीं होगी, 0.51 मान लिया, 52 मान लो, 53 मान लो। cos 52 निकल के आ जाएगा लगभग 0.5 के आसपास। तो मैंने इस cos 52 को 0.52 भी लिख दिया, अगर तुम्हें नहीं पता था। 52 को 52 ही लिख दिया। ऐसा हमेशा मत करना। बी वर्टिकल अपॉन में बी हॉरिजॉन्टल।
ये v वर्टिकल अपॉन में h क्यूब निकल के आई। अच्छा एक काम की बात कि tan डेल्टा होता है v वर्टिकल अपॉन में v हॉरिजॉन्टल, तो v वर्टिकल अपॉन में हॉरिजॉन्टल की वैल्यू निकल के आ रही है 0.52, और अगर हम लोग इस tan को यहाँ भेज देंगे तो डेल्टा निकल के आ जाएगा tan इनवर्स 0.52। दिस इज एंगल ऑफ टिप, एक्यूरेट एकदम। सॉल्यूशन को एक बार ध्यान से एक बार लिख लें बस जानबूझ के, कि हाँ कुछ ऐसा हल्का फुल्का याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, वरना कोई बात ही नहीं है। नहीं कहा मतलब सूखी सूखी बात है कि रटने वाला सवाल है और कुछ नहीं। आदमी को ना कंफर्टेबल होने में बहुत टाइम लग जाता है, चीजों को पढ़ते पढ़ते फिजिक्स पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम लगा कंफर्टेबल होने में, तो उसको जल्दी करो। जैसे हम लोगों को टाइम लग गया कंफर्टेबल होने में, बाद मैग्नेट को सुना पहली बार जब 8वीं, बाद में बात मतलब आदमी का सोच कहीं भी जा सकती है। चाहता हूँ कि कोई मतलब बाद मैग्नेट का क्या मतलब होगा, बाद जैसी मैग्नेट, तो बाद में उन्होंने समझ में आया कि हाँ, जैसे कि कभी कभी ये बोलते थे 9th क्लास में कि रिपीट होते नंबर को बाद लगा दो 0.777, उन लोगों से डिस्कस बात करते करते आपस में इसको बात कैसे लगाते हैं, फिर पड़ोसी डिस्कशन, मतलब बालक किस लेवल तक बातों कर सकता है, तो अपना बाल काट के मुझे बाल लगा ऐसी मस्ती हटलस्ती। तो हॉलोलेज आगे चला कि कंफर्टेबिलिटी किसे कहते हैं, वो धीरे सब्जेक्टों में आते आते कंफर्टेबल हो जाते हैं हम लोग, ठीक है, शब्दों को सुन तो सिद्ध हो जाते हैं। अब तो वेक्टर सुनने की आदत हो गई है, कंपोनेंट तोड़ने की आदत हो गई है, वो सुनने में कंफर्टेबल आया, तो सुनने में कंफर्टेबिलिटी आने में टाइम लग जाता है, वरना तुम ऐसे उल्टा सीधा खेलते रहोगे उनकी चीजों के साथ में, उल्टा सीधा मत खेलना। अच्छा मेरे पास में तुम्हारा बहुत सारा वर्क पड़ा हुआ है, बस ऐसा मान लो कि मैं शायद भेजता ही नहीं हूँ, शायद मुझे ध्यान नहीं देती इसलिए, शायद टाइम नहीं मिलता इसलिए। चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर नंबर 5 से केमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 4 से 5 से सब में बचा हुआ पीडीएफ पड़ी हुई है कुल मिला के। आई विल ट्राई टू सेंड देम एज सून एज पॉसिबल लास्ट संडे तक, संडे को मतलब वो मिल ही जाएंगी तुम्हें, बल्क में सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो उनमें से न्यूमेरिकल्स को लगाते हुए रहना, ठीक है। न्यूमेरिकल कुछ खास नहीं, मैं इन्हीं में से कुछ छठे को सवालों को भेजूंगा जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उनको तुम्हें करना ही करना है विद आंसर साथ में। अपन लोग कल स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, माय पर्सनल फेवरेट ऑफ होल फिजिक्स, EMI। आंसू लगता है चैप्टर पढ़ने पढ़ाने दोनों के अंदर, ठीक है, कल करेंगे।